स्टार्ट है। तो हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में परमाणु एवं अणु हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे परमाणु पढ़ चुके थे और अणु पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आपको परमाणु द्रव्यमान भी आपको बता दिए थे, बताइए ना। और समस्थानिक तक कल हो चुका था, ये हो चुका था ना। जैसे पॉइंट उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, टोटल आपको करवा देते हैं। अभी क्या लिखा हुआ, परमाणु भार। देखिए दो चीज होता है, कोई भी छोटा ढक्कन होता है, दो प्रकार का होता है, या तो अणु होगा या तो परमाणु। या तो कोई चीज अणु के रूप में रहेगा या तो परमाणु के रूप में रहेगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो अणु होगा, भाग लिया तो परमाणु होगा। स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो अणु रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा तो परमाणु रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका था। नेक्स्ट जो अणु होगा उसका भी अपना क्या होगा, भार होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अणुभार। क्या कहेंगे, अणुभार। जो परमाणु होगा उसका अपना क्या होता है, भार होता है, उसे क्या कहेंगे, परमाणु भार। तो वही दो पॉइंट आपको लिखा होगा, परमाणु भार एक अणुभार, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। फर्क यही है कि परमाणु के लिए परमाणु भार, अणु के लिए अणुभार। अब परमाणु भार या अणुभार किसी का अगर हम बोलते हैं 10 है, कितना बोलते हैं 10। किसी का परमाणु भार अगर बोल दिए एक कोई परमाणु है उसका भार कितना है 10 है, इसका मतलब क्या हुआ वही समझना है, दोनों का मतलब क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने एक मतलब जैसे हम लंबाई मापने के लिए हम लोग 1 मीटर 2 मीटर करते हैं ना, वैसे ये किसी का भी परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार मापने के लिए, अणु भार मापने के लिए इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन से कोई चीज कितना गुना है, हाइड्रोजन से कोई चीज कितना गुना है वही उसका परमाणु भार होगा। ऐसा इसलिए लिया कि परमाणु का हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान था 1.008, तब लगभग 1 के समान होता है। एक मान लीजिए कोई किसी का परमाणु द्रव्यमान 10 है, कितना है, तो हाइड्रोजन से क्या गुना है 10 गुना, था जिसका 10 होगा ऑलरेडी 10 गुना हो जाएगा। किसी को कोई हाइड्रोजन से 20 गुना होगा, इसका मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 20। कोई मतलब मेन बात फालतू बात किया है, कोई मतलब होशियारी वाला बात है नहीं, कि मतलब अगर इसको जोड़ देकर समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, आसानी से समझो। अगर हम बोलते हैं कि हमरे पास 1 रुपया है, कितना रुपया है 1 रुपया। अब हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास जितना रुपया होगा हमरा से उतना गुना होगा, ठीक है। हम क्या बोले हैं, तुम्हारे पास जितना भी रुपया होगा हमसे उतना ही गुना तेरा पास रुपया होगा। तो बात तो वाजिब है। अगर तेरा पास 20 रुपया है, हमरा से क्या गुना रुपया है, अगर 10 रुपया है तो 8 रुपया है, तो वही बात ही कहा है, हाइड्रोजन से कोई चीज कितना गुना होगा ना वही उसका परमाणु भार है। तो बात तो सही है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, अगर किसी का 10 है तो हाइड्रोजन से कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, 20 है तो 20 गुना, 25 है तो 25 गुना, तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मॉडर्न वैज्ञानिक नया वैज्ञानिक क्या कर दिया है कि इसके जो हाइड्रोजन के या तो हाइड्रोजन बोलता है या तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कार्बन का प्रयोग करता है। किसका, कार्बन का। कार्बन के बारे में कल आपको चीज पढ़ा दी, कार्बन के पास 2 प्रकार का होता है, 12 एक 14। तो ये वैज्ञानिक नपना बनाया है, जैसे 5 लीटरा 2 लीटरा नपना होता है ना, उसी प्रकार ये परमाणु भार या अणुभार नापने का नपना है। ये जो नपना बनाया है किसको बनाया है, कार्बन को। किसको, कार्बन को। और कार्बन में भी उस कार्बन को जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, कितना है 12 है, 6 कार्बन 12। इसका 12वां भाग, इसका 12वां भाग से देखो कितना मतलब फालतू वाला बात बोला है, कह रहा है कि इसके 12वें भाग से जितना गुना होगा ना वही उसका परमाणु भार होगा। अब एक बात बताओ, इसका परमाणु भार कितना है 12, इसका 12वां भाग कितना होगा, 1 ना होगा। कोई चीज का परमाणु कह रहा है कि इसके 12वां भाग से जितना गुना होगा ना वही उसका परमाणु भार होगा। अब मान लो इसका 12वां भाग कितना हुआ 1, किसी का 10 है तो कितना गुना हो गया 10 गुना। सेम बात वही कह रहा है, सेम बात वही कह रहा है। जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार 16 है, कितना है 16 है। तो ये कार्बन 12 के 12वां भाग का कितना गुना है 4 गुना है। कार्बन 12 के 12वां भाग कितना होता है 1, कितना गुना है 16 गुना है। आप खाली हाइड्रोजन बोलो या आप ये बोल दो कार्बन 12 का 12वां भाग, दोनों का मतलब तो एक होता है, एक होता है ना। तो सिर्फ यही बोला है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, समझा। अगर तुमको हम ये बोल दिए कि एक तत्व है या एक परमाणु है
जिसका भार जो है 20 है, 20 नहीं बोलेंगे, अब थोड़ा घुमाते हैं क्वेश्चन को। हम ये बोलते हैं कि एक परमाणु है जो कि कार्बन के 12वां भाग का 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना है। आप बताइए उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? 20। जितना गुना होगा उतने ना होगा, ऐसा समझिए। हम ये बोल रहे हैं कि एक तत्व है, उसका परमाणु भार जो है कार्बन 12 के 12वां भाग का 20 गुना है। इसका मतलब परमाणु भार कितना होगा? उसका 20 होगा। कार्बन 12 का 12वां भाग कितना होता है? 1, और उसका 20 गुना है, मतलब कितना होगा? 20 गुना है। तो फालतू बात खाली बोला है, समझने के लिए समझ गए ना। परमाणु भार लिखा हुआ रहेगा तो केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है कि 6 कार्बन 12 के 12वां भाग का वो कितना गुना है। केमिस्ट्री में सिर्फ मतलब समझना है। अणुभार, परमाणु के लिए परमाणु भार, अणु के लिए अणुभार से, अणु के लिए वही बात बोलेंगे। 6 कार्बन 12 के 12वें भाग का कितना गुना होगा, वही उसका कौन सी कहलाएगा? अणुभार। कौन सी कहलाएगा? अणुभार। अणु और परमाणु में अंतर समझिए। अणु क्या? अणु हमेशा होता है तो साथ में होता है, परमाणु हमेशा अकेले होता है। जैसे हम बोलेंगे ओ अणु है कि परमाणु है? ओ अणु है, सॉरी परमाणु है। कौन सी है? इसी में लगा दिए O2, तब यह हो गया अणु। ये क्या हो गया? अणु। समझे? तो O2 की बात किया तो अणु की बात कर दिया, खाली O की बात किया परमाणु की बात कर दिया। अगर Cl की बात किया तो अणु की बात किया, सॉरी परमाणु की बात किया। Cl2 की बात किया अणु की बात किया। यही है, ठीक है। जब आप अभिक्रिया कराइएगा तो अभिक्रिया में Cl2 भाग कभी नहीं लेता है। अभिक्रिया में जब अभिक्रिया पढ़ोगे तो सिर्फ Cl से मतलब होता है। जैसे अभी आप पढ़ोगे Na+Cl2, तो Cl2 से मतलब नहीं है, Cl से मतलब है। तो यह बनाता है NaCl, Cl इसके 2 से कोई मतलब नहीं है, समझे? जब क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, भाग क्या लेता है? परमाणु। क्लियर हुआ? अब आइए मौल इकाई। क्या? मौल इकाई। मौल इकाई पहले सिंपल में समझिएगा, उसके बाद इसको हम लोग फिर कार्बन के हिसाब समझेंगे, ठीक है? मतलब समझिए। अब देखिए कोई भी एक परमाणु है, क्या है? एक परमाणु है, इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। उसके अंदर क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन से रखिए, प्रोटॉन को भूल जाइए, न्यूट्रॉन को भूल जाइए। कोई परमाणु होगा, परमाणु है, उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसी को कहते हैं मौल इकाई। क्या कहते हैं? किसी परमाणु में, किसी एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी मौल इकाई कहते हैं। इसी मौल इकाई को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो संख्या। एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.02322 10⁻10। ये एवोगाड्रो नंबर है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए। 6.022 × 10⁻23। अब देखो इसको याद कीजिएगा, और इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछ देगा कि एक एवोगाड्रो नंबर बराबर कितना होता है? कितना? या बोलेगा किसी परमाणु का मौल इकाई कितना होता है? कितना? मौल इकाई बोले या एवोगाड्रो नंबर बोले? एवोगाड्रो वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? हाँ, तो मौल इकाई के बारे में सबसे पहले एवोगाड्रो ने ही बताया, इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया एवोगाड्रो संख्या। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर क्या होता है? 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में कल आपको पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, और ये क्या होता है? केंद्र के बाहर, केंद्र के अंदर, केंद्र के बाहर वृत्ताकार कार्य करता है, अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट आइए, हम लोग 3 कण परमाणु के अंदर मेन रूप से कितना कण होता है? 3 कण होता है, मेन रूप से 3 कण होता है। बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब समझिए मेन रूप से कितना कण? 3। परमाणु के अंदर मूल रूप से 3 कण है, जिसको बोलते हैं अस्थायी कण। क्या बोलते हैं? अस्थायी कण। इसके अलावा जो भी कण है वो अस्थायी कण। उसका मतलब किसी परमाणु में होगा, किसी परमाणु में नहीं होगा, किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अस्थायी।
लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्फर्म रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक तत्व तो ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कण है, इसका कौन सी काम? निगेटिव ऋण आवेशित। अब एक कण ऐसा है जो इसी के बराबर बिल्कुल इसके उल्टा काम करता है, इसी के बराबर बिल्कुल उल्टा काम करता है, तो इसका एंटी कण है। कौन कण है? एंटी कण। तो अगर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन है? पॉजिट्रॉन। क्या है? पॉजिट्रॉन। ये किसी परमाणु में पाया जाएगा, किसी परमाणु में नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा कण है। इलेक्ट्रॉन का उल्टा कण है। उल्टा कण का मतलब जो काम ही करता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है ना। कभी लड़ाई देखे हो, दो आदमी में घुटनी में लड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है? एक आदमी को हम कुछ काम करना चाहेगा, दूसरा काम को विरोध करेगा, ना नहीं करेंगे। यही उल्टा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो काम है उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा है? प्रतिकण माने विरोधी कण, एंटी कण, उल्टा। कौन सी होगा आंसर? पॉजिट्रॉन। और इसका खोज कौन किया है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पॉजिट्रॉन का खोज किया है एंडरसन। किसने किया? एंडरसन। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, माने प्रतिकण है। नेक्स्ट आइए बोसोन। बोसोन आपको सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस ने, सत्येंद्रनाथ बसु, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने खोज किया था एक पदार्थ के कण का। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्मांड में ही पढ़े थे, ब्रह्मांड में भी पढ़े थे। कुछ सेकंड के लिए वो दिखाई पड़ता अनुभव उसका होता है, तो उसी कण को नाम, उसी के नाम पर उसका कण का नाम रख दिया क्या? बोसोन। इसका खोज किसने किया? हाँ, सत्येंद्रनाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्या है? न्यूट्रिनो। क्या है? न्यूट्रिनो। ये एक ऐसा कण है जिसके अंदर ना ही द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश होता है, ना ही द्रव्यमान होता है ना ही आवेश होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा परमाणु के अंदर ऐसा कौन सा कण होता है जिसके अंदर ना द्रव्यमान होता है ना आवेश होता है? न्यूट्रिनो। ये अस्थायी को अस्थायी, अस्थायी। कौन सा है? अस्थायी। और इसका खोज किया था पाउली। किसने किया? पाउली। किसने किया? पाउली। तो तीनों को आप लोग याद कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो याद रहे करेगा, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। रदरफोर्ड नहीं मिलेगा तो गोल्डस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन। इसका खोज किसने कौन करेगा? एंडरसन। उसके बाद बोसोन, बोसोन का नाम सही है। इसके बाद आइए न्यूट्रिनो, इसका खोज किया था पाउली। किसने किया? पाउली ने किया था। ठीक है, और इसके अंदर ना ही आवेश होता है ना ही द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट आइए आप लोग, हम लोग नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे, हम लोग इसको मिटा दें। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या है क्वेश्चन? बोलो। इसमें मौलिक इकाई का दिया है ना इतना, तो कार्बन के 12 ग्राम या एक मौलिक इकाई इतना परमाणु। कार्बन में कितना ग्राम होता है? कार्बन में कितना परमाणु? 6 परमाणु। देखो 6 कार्बन 12, ये है ना। ये क्या परमाणु हुआ कार्बन का? एक को ना, क्या हुआ कार्बन? एक को। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वही है मौलिक इकाई, वही एवोगाड्रो नंबर हुआ। बात तो क्या हुआ, इसके बदले तुमको नाइट्रोजन बोल देगा, 7 नाइट्रोजन 14। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो कौन सी होगा? इसके अंदर इसके एक परमाणु नाइट्रोजन के एक परमाणु में या किसी भी तत्व के एक परमाणु में ऊपर से इलेक्ट्रॉन की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। किताब में थोड़ा सा लिख दिया है आपको उल्टा पुल्टा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको कार्बन लिख दिया तो आपके दिमाग में कार्बन बस गया, खाली कार्बन वाला होगा और इसमें नहीं होगा। सब देख लिए। हाइड्रोजन किसी का भी होगा, हाइड्रोजन का भी परमाणु होगा। हमको उससे मतलब फिर हमको मतलब इस चीज से है कि एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही कौन सी हो गया? मौलिक इकाई। निकालें इसको।
हाँ, उसके कमरी पे लटका दिया था। कमरी पे कहाँ लटकाया जाता है? कटोरे पे लटका दिया। ठीक है, तो वहाँ पर तुम देखोगे ना तो एकदम मुलायम सा होता है। देखो अभी थोड़ा सा समझिएगा। अब आएगा परमाणु मॉडल। क्या आएगा? परमाणु मॉडल। जब परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? डाल्टन ने। किसने दिया? डाल्टन ने। इसलिए परमाणु का पिता किसको कहते हैं? डाल्टन को। लिखित सा ऐसा मतलब भारतीय ऋषि कौन था जो सबसे पहले बताया था कि कणाद कितने पदार्थ हैं कण से मिलकर बने हुए होते हैं? किसने कहा था? कणाद ने। ठीक है, चलिए। अब परमाणु मॉडल का मतलब परमाणु के अंदर सबसे पहले परमाणु का खोज तो कर दिया और उसके बाद बोल दिया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु के अंदर कुछ नहीं पाया था। लेकिन बाद में वैज्ञानिक आया, उसका खोज करना स्टार्ट किया तो परमाणु के अंदर शुरू में 3 कण मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात रहा ये कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया कहाँ जाता है, कैसे जाता है? तो इसी को बोलते हैं कि जिस तरह से उसके अंदर पाया जाता है वही उसकी हुई संरचना, वही संरचना। आखिर परमाणु कैसे बना हुआ है, तो ये हुआ परमाणु मॉडल। तो ढेरी वैज्ञानिक आएगा अपना अपना भाषण देगा कि परमाणु ऐसे बना है, परमाणु वैसे बना है। सबसे पहले आएगा जे थॉमसन। कौन आएगा? जे थॉमसन। ये पगला तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोज करके खुश हो गया था कि हम खोज कर दिए। इन्होंने बाद में प्रोटॉन का भी खोज हो गया, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तरबूज के बीज के समान होते हैं। तरबूज के बीज के समान होते हैं। जैसे तरबूज देखे हो, तरबूज के अंदर बीज होता है ना, सेम उसी प्रकार बोला कि जैसे तरबूज के अंदर बीज घुसिया रहता है और सही है परमाणु के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बात क्या बोला? अब तुम इतने बार बोला, तुम बताओ इसके हिसाब से ये बात सही है गलत है? खाली इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, बोला इलेक्ट्रॉन गति करता है, खा जाता है, गति करता है ना, तो बात गलत है ना। और उसके बाद ना ही प्रोटॉन के बारे में बताया ना ही न्यूट्रॉन के बारे में बताया, तो ये बात क्या हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आया था रदरफोर्ड। कौन आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड का काम क्या था कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसके अंदर, इसके बाहर, जैसे एक सोने का पतला सा सोने का एक पतला सा पत्थर लिया, मैं सोने का एक परमाणु, सोने का एक परमाणु, सोने का जब एक परमाणु लिया और उसके बाद इससे अल्फा किरण गुजारा गया। कौन किरण? अल्फा किरण गुजारा। तो जब यहां से गुजारा तो ये किरण निकल गया, यहां से गुजारा तो निकल गया, और जब यहां से गुजारा तो क्या हुआ? निकल गया। इधर से निकला तो गुजर गया, हो गया ना। तो जब परमाणु ये गुजर रहा था तो इन्होंने बोला कि परमाणु का ये भाग कौन सी है? खाली है। कौन सी है? खाली है, इसीलिए ये जा रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है। तो क्या बोला? परमाणु का ये भाग क्या है? खाली है, इसलिए उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट दूसरा क्या हुआ कि जैसे यहां से गुजारा ना तो ये हल्का सा मुड़ गया। हल्का सा क्या हुआ? मुड़ गया, हल्का सा मुड़ गया। अब ये बताइए अल्फा कौन होता है? धन आवेशित कि ऋण आवेशित? धन आवेशित। अल्फा धन आवेशित, बीटा ऋण आवेशित। तो अल्फा जो होता है धन आवेशित है। अब प्लस यहां से जा रहा था लेकिन यहां से इसको दूर कर दिया, इसका मतलब वहां कौन सी था? माइनस की प्लस? अगर माइनस रहता तो खींच लेता, अगर माइनस से रहेगा तो उसको कौन करेगा? खींच लेगा ना। अब प्लस रहेगा, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तो खींच लेता आरो। लेकिन यहाँ जा रहा था, यहाँ फुटका मारा, ऐसा लाट छिड़िया गया है ना, तो लड़ेगा फिर एक के वाला के अलग अलग, एक के वाला ना अलग अलग। खराब संधि तो संधि को पता है कैसे लड़ता है आदमी, एक जैसा के अलग अलग? एक जैसा। प्लस प्लस लड़ता है, प्लस माइनस नहीं लड़ता है। आकर्षण प्लस माइनस आकर्षण, प्लस प्लस विकर्षण। अब इसका मतलब यहाँ पे कौन सी होगा? बीच के भाग में कौन सी मिला? इसको प्लस मिला। बीच के भाग में क्या मिला? प्लस मिला। तो बोला कि ये भाग खाली है लेकिन बीच के भाग में क्या है? प्लस है। बीच के भाग में क्या है? प्लस है। तो इन्होंने कहा कि अब परमाणु का अधिकतम भाग क्या है? खाली है, और उसके बीच के भाग, बीच का भाग क्या है? धन आवेशित है। क्या है? धन आवेशित है। ठीक है, इतना गो से इतना निष्कर्ष निकाला। फिर क्या किया? जब इसके बीच से गुजारा ने गो, तो जैसे गया ना वैसे ही वापस आ गया।
लार का मतलब जैसे गया और वैसे ये क्या हुआ, वापस आ गया। तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा चीज होगा जिसको ये पार नहीं कर पाया, मतलब इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कोई भारी चीज यहाँ पे रखा है बीच में, जैसे टकरा के कौन चीज हो गया, वापस आ गया। तो ये बोला कि परमाणु का ये बीच वाला भाग जो होता है कौन चीज, धनावेशित है एवं द्रव्यमान युक्त है, द्रव्यमान युक्त है। इसका मतलब ये कि इसमें द्रव्यमान पाया जाता है, यहाँ कुछ न कुछ ठोस भाग पाया जाता है। ठीक है, अब बताइए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये पूरा मॉडल वही है कि अभी जो पढ़ रहे हैं मॉडल अलग है, मॉडल अलग है ना। अभी इसमें ये कहाँ बताया, ये बोला खाली है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया नहीं, तो ये क्या बोला, खाली है। परमाणु का कुछ भाग खाली रहता है, पूरा भरल नहीं रहता है, खाली रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छा बात जो होता है, चारों बगल चक्कर लगाता है, खूब जोर से दौड़ता है, ऊपरों निकल जाता है, वापस आ जाता है, ये बात बोला नहीं बोला। तो इस लेकिन जितना को बात बोला सही बोला, गलत नहीं बोला, इतना बात बोला ये ठीक है बोला है कि बीच वाला भाग में कुछ धनावेश होता है और बीच में क्या होता है, भार होता है। अब जो भाग यहाँ पे धनावेशित था और भार वाला था ना, उसी को ही बोला कि परमाणु के अंदर जो बीच वाला भाग जहाँ भार होता है और जो धनावेश होता है उसको नाम दे दिया नाभिक। क्या नाम दे दिया, नाभिक। तो बताइए परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। और नाभिक के बारे में क्या कहा कि परमाणु के नाभिक जो है धनावेशित है एवं भार युक्त है। अब क्यों भार युक्त है नहीं है इसका वर्णन नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि भार युक्त है और धन आवेशित है। क्लियर हो गया, ये पूरा सही है नहीं है, कहाँ है, जितना बताया उतना। हाँ परमाणु के जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी सही, ये में नहीं है ना, ये सही है नहीं है, ये सही नहीं है। एक जो हम लोग का भी जो हम लोग पढ़ते हैं उसका पढ़ते हैं बोरबेरी, बोरबेरी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, ये चारों बगल चक्कर लगाते हैं, चारों बगल क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और परमाणु के बीच में जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जो अभी हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत बहस हुआ, इसके ऊपर बहुत बहस हुआ। अब वैज्ञानिकों का मत था कि अगर कोई चीज गति करता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। और जब गतिज ऊर्जा होगा और गति करते रहेगा तो उसमें धीरे धीरे ऊर्जा क्या होगा, उसका खत्म होगा। जब ऊर्जा खत्म हो जाएगा एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गति करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। जब ये गति करना बंद कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, केंद्र के अंदर। और केंद्र के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब वहां मिल जाएगा, तो परमाणु क्या आ जाएगा, खत्म, परमाणु खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बाद में समझाया कि नूनू ऐसा नहीं होता है, हम जो बोले हैं पहले मेरा पूरा बात समझिए तब ऑब्जेक्शन कीजिए। क्या बोला, हाँ इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर जो होता है केंद्र होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने कक्षा में चक्कर लगाता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने कक्षा में चक्कर लगाता है। अब परमाणु के अंदर अब यहाँ पे एक और बात आ गया कि कक्षा होती है। परमाणु के अंदर क्या होती है, कक्षा होती है। अब कक्षा क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना एरिया में क्या करता है, घूमता है, अपना अपना एरिया है। जैसे आप पढ़ते हो, आपका अपना एक क्लास है, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, तो मेरा क्लास कौन हुआ, क्लास 10। कोई पढ़ता होगा क्लास 9 में, उसका क्लास कौन सी हुआ, 9। कोई पढ़ता होगा 8 में, उसका क्लास कौन सी हुआ, 8। तो वैसे ही हो तो आप भी स्टूडेंट, जो 9वां में पढ़ रहा होगा वो होगा स्टूडेंट, जो 8वां में पढ़ रहा होगा वो होगा स्टूडेंट। है तो सब स्टूडेंट है, लेकिन सबका क्लास क्या है, अलग अलग है। सेम बात यहाँ है तो सब इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन का कक्षा अलग अलग है। अब इसको बोला ठीक है आपकी बात तो सही है। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे कहिएगा कि 20 गो में से क्या वो कौन कक्षा में रहेगा, कौन कक्षा में रहेगा, कैसे बताइएगा। बोला इसको एक सोल्यूशन है। जो पहला कक्षा रहेगा उसको उसका सबका नाम दे दिया। पहला का नाम K, दूसरा का नाम L, तीसरा का नाम M, चौथा का नाम
एन ऐसे करके के एल एम एन ऐसे करके आगे बढ़ते रहा, ये नाम दे दिया। बोला जिस कोई भी कक्षा की अगर आप बात करते हैं उस कक्षा में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना? 2n स्क्वायर। अगर हम पहला कक्षा की बात करते हैं तो n के जगह पर 1 रख दीजिए, उतने इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर आप दूसरा कक्षा की बात करते हैं तो n के जगह पर 2 रख दीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे n का मान रखिए 1, तो मैंने पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 से गुणा करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2, 2। तो मैंने पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा अगर पूछेगा, दूसरा में क्या करेंगे देख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4। जिसका पूछेगा ना उसका स्क्वायर करके 2 से गुना कर देना, है ना। n स्क्वायर गुना 2, जिसका पूछा उसका स्क्वायर गुना 2। अगर दूसरा पूछा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 कितना हुआ 8। तीसरा पूछा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। चौथा पूछा तो 16 दूना 32। पांचवा पूछा तो 50। ऐसे करके ही निकाल सकते हैं ना। इसके बाद और एक बार बताया, यहाँ हो गया एक, यहाँ कितना होगा 2 गो और उसके बाद 8 गो, 3 गो बोल रही है। पहला वाला में 2, दूसरा वाला में 8, है ना। अब देखिए ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जा सकता है। उसके बाद बोला कि आप एक बात और आ गया, अगर आप कह रहे हैं कि गति करता है तो इसका क्या होगा, ऊर्जा खत्म होगा, अपना से नहीं होगा, सब मिलकर तो थपिया देगा, ठीक हो जाएगा। तू अपने साथ मार रहा है, नींद खत्म होगा है। आकाश नहीं कुछ भी कुछ ठीक हो जाती, नींद नहीं आया एकड़ा। जाइए देखिए यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जब कोई आदमी अपने क्लास में रहेगा, माने अपने कक्षा में रहेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहेगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। उसको जब गति करेगा तो उसका ऊर्जा खत्म नहीं होगा। जब वो उछल फोन करेगा, उछल फोन का मतलब या तो किसी और कक्षा में चल जाए, आगे चल जाए, या तो पीछे चल जाए, तब उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऐसे अपना कक्षा में घूमते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए क्लास 10 में आप पढ़ते हैं, इस क्लास में क्लास 10 में पढ़ते हैं और आपको क्लास 11 में जाना है, आपको दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, माने आपको ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा। ऊर्जा आपके पास आएगा तभी ना हायर क्लास में जाइएगा। या फिर आप क्लास 10 में हैं, आपको क्लास 9 में जाना है, ऊर्जा घटाना पड़ेगा, 2 बार फेल हो जाओगे। पापा पकड़ कर नंबर भेज दोगे, 10वां लाग नहीं चाहिए नंबर जो, और 10वां में खूब बढ़िया पढ़ोगे डायरेक्ट कहाँ इंटर में, है ना। तो वही बात यहाँ लागू होता है। इलेक्ट्रॉन अगर अपना कक्षा में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूसरा कक्षा में जाना चाहेगा तो ये डिपेंड करता है कि ऊपर जाना चाहता है कि नीचे। अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसको बाहर से उसमें ऊर्जा देना पड़ेगा, अगर नीचे आना चाहता है तो ऊर्जा लेना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग हाथ को रगड़ते हैं, रगड़ते हैं ना, तो हाथ हमारा गर्म होता है। हाथ गर्म क्यों होता है? आपके हाथ में अंदर जो आवेश था, इलेक्ट्रॉन था, वो आपके सतह पर आ गया है, मैंने अंदर कक्षा को छोड़ के कहाँ आ गया है, बाहर आ गया ना। उसके लिए आप क्या किए हैं, उष्मा दिए हैं, रगड़े हैं ना। रगड़ने से आपका कहाँ आ गया, बाहर। लेकिन सब दिन के लिए बाहर रहता है? अगर हाथ गर्म हो गया सब दिन के गर्म रहेगा? जगह मतलब छूने चलेंगे, हमारा हाथ गर्म में छू लिए तो गर्मा देंगे, समझ है? ऐसा नहीं है। जैसे आप ऊर्जा हटाते हैं कुछ देर के बाद अपने फिर अपने जगह पर आ जाता है। तो सेम बात यहाँ भी लागू होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा छोड़ के दूसरा कक्षा में जाएगा, अगर वो ऊपर जाना चाहेगा तो उसको ऊर्जा देंगे ना। जब ये ऊर्जा देंगे तो बाहर में दौड़ेगा, जैसे ऊर्जा खत्म हो जाएगा वापस अपने जगह पर आ जाएगा, ठीक है। या फिर उसको नीचे करेंगे तो उससे ऊर्जा निकाल लेंगे, जैसे आपके हाथ में बर्फ रख दिए, ठंडा हो जाएगा ना, तो कहाँ चल जाएगा वो, नीचे। और फिर बर्फ हटा लेंगे तब आ जाएगा। तो बोलेगा भाग लो जाओ, बुलाएगा ना। तो वही हाल यहाँ पे है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब उस ऊर्जा हमें क्या करना है, निकालना है। अगर उसको हम अपना इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा से दौड़ाना है, अगर दूसरा कक्षा ऊपर कक्षा में दौड़ाना है, ऊर्जा देना पड़ेगा। आपने कक्षा में दौड़ने के लिए कुछ नहीं, वो दौड़ते रहेगा जिंदगी भर दौड़ते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है,
तो ये आपका है परमाणु संरचना या परमाणु मॉडल। इसमें कोई दिक्कत है? अब इलेक्ट्रॉन आप कहाँ मतलब कहाँ रहता है, अंदर की बाहर? अंदर मतलब नाभिक के अंदर की बाहर? नाभिक के बाहर। परमाणु के बाहर का भाग ऋण आवेशित, ऋण आवेशित बाहर का भाग, और अंदर का भाग नाभिक धन आवेशित। लेकिन कुल मिला के परमाणु उदासीन। परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, अर्थात जितना ऋण आवेशित कण होता है उतना धन आवेशित कण होता है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट आप लोग अब समझाएंगे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये उसके बाद आपका बेसिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सिखाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद सिखाएंगे रिएक्शन। क्या सिखाएंगे? रिएक्शन। रिएक्शन आप लोग सीखे हुए हैं। रिएक्शन से कुछ एक दो क्वेश्चन पूछता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो हम लोग का टॉपिक क्या होगा? खत्म। आपके बुक में उतना नहीं दिया है, लूसेंट है ना, उसमें उतना नहीं दिया है। मिटा जाए इसको? हाँ तो वही तो लाए हैं, 9th का केमिस्ट्री है। क्या बोला जाता है? यह एक प्रकार की प्रणाली है यहाँ पर नली पाई जाती है अंदर की ओर जाती है। ये नली जो होती है इसे फूड पाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड पाइप, ग्रास नली बोला जाता है, या फूड पाइप का मतलब आहार नली भी बोल सकते हैं। कल जितना वो पढ़ाए थे उसमें ध्यान रखिएगा। किसी भी तत्व के अंदर परमाणु संख्या जो होती है, कौन संख्या किसके बराबर होती है? हाँ, किसके बराबर? प्रोटॉन के बराबर होता है ना। और जो प्रोटॉन होता है वो किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्या कही जाती है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना। सिर्फ इतने को दिमाग में रखना है, इसी से हम लोग का ये सब बनेगा। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सब इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक से आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, और ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है, मतलब टॉपिक है बहुत आसान। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में चलन हो गया कि हर एग्जाम से इसको रखता है तो यहाँ से क्वेश्चन डाल देता है। आ जाइए यार, ये लिया। अब देखिए, अब मान लीजिए हम कहते हैं कि 18 आर्गन 40, इस बात का मतलब क्या होता है बताइए तो? परमाणु संख्या 18 और परमाणु द्रव्यमान 40। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान बराबर कल क्या बताए थे? हाँ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अंदर में चीज इसको जोड़ दीजिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब 18 परमाणु संख्या है और द्रव्यमान कितना है? 40। परमाणु संख्या अगर 18 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन की संख्या भी 18 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 18 होगा। और उसका 18 अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये न्यूट्रॉन की कितना संख्या होगा? पहले बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा इसमें? 18। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन क्या होगा? 22 होगा ना। इसमें से इसको घटाते हैं, वही न्यूट्रॉन होता है। कितना हुआ? 22। अब डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट अगला करते हैं। अगर हम पोटासियम का नाम लो 19 नंबर में है, इसका भी द्रव्यमान 40 ही होता है। कितना है? 40। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन करते हैं पहले। प्रोटॉन संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 21 हुआ ना। नेक्स्ट आइए कैल्शियम, इसका भी 40 से होता है, इसका भी 40 से होता है। तो उसको क्या करोगे? प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 20, है ना। अब देखिए ये तीनों में देखिए कोई चीज बराबर है? ये तीनों में बराबर? अरे कहाँ है बराबर है? इसका प्रोटॉन 18, इसका 19, इसका 20, इसका 18, इसका 19, इसका 20, इसका 22, इसका 21, इसका 20। कहाँ बराबर? इसी में बोलेंगे तो कहोगे कि लड़की को बोलते हैं। तो नहीं समझ ले, किया नहीं समझ ले। चलो समझो यार, अब समझो, नहीं समझो तो समझो।
इसमें आप देखो, इसको देखो और इसको देखो और इसको देखो, आप देखो इसमें कॉमन नहीं मिला, लेकिन इसमें कुछ कॉमन मिला होगा, मिला ना। हाँ, इसका द्रव्यमान 40, इसका द्रव्यमान 40, इसका द्रव्यमान 40। अब तुम खुद बताओ, समस्थानिक में तो स्थान बराबर होता है, ये तो कल क्लियर हो चुका था, इससे तो का मतलब रहेगा नहीं, इसको हटा देते हैं। अब यही 3 टॉपिक बचा हुआ है। अब तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, संभारिक की सम, न्यूट्रॉनिक की सम, इलेक्ट्रॉनिक संभारिक, क्योंकि सबका भार बराबर है ना। तो ये तीनों आपस में कौन सी कहलाएगा, संभारिक। क्या कहलाएगा, संभारिक। अब जो संभारिक होगा, इसके अंदर 2 प्रकार का गुण होता है, किसी भी के अंदर, भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। अब जो भौतिक गुण होता है इसका, संभारिक का, देखिए कैल्शियम है, भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो भी करना होता है हाँ नेचर प्राकृतिक करता है, हम लोगों को मतलब नहीं। रासायनिक गुण जो हम लोग करते हैं, जो समस्थानिक होता है, जिस समस्थानिक में कल क्या था, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, ये क्या है, समस्थानिक। दोनों का स्थान क्या है, सेम है। ये समस्थानिक था, ये समस्थानिक था। अब देखो, इसका भौतिक गुण अलग था, इसका भौतिक गुण अलग था, लेकिन इसका जब रासायनिक गुण करोगे तो इसको कार्बन मान के पढ़ोगे, इसको भी कार्बन मान के लिखोगे। इसको भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसको भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लेकिन इसका भौतिक गुण, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग। तो समस्थानिक का भौतिक गुण अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण सेम। संभारिक का भौतिक गुण समान, रासायनिक गुण अलग अलग। इसका यही समझिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है, समस्थानिक और संभारिक में भौतिक गुण क्या होगा, संभारिक भौतिक गुण समान, रासायनिक गुण अलग अलग। समस्थानिक भौतिक गुण समान, भौतिक गुण अलग अलग, सॉरी भौतिक गुण अलग अलग, रासायनिक गुण समान। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताना। अभी संभारिक, समस्थानिक भौतिक गुण अलग अलग, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। रासायनिक गुण समान, इसको जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। भौतिक गुण समान, रासायनिक गुण अलग अलग, इसको जला के देखो अलग चीज मिलेगा, इसको जला के देखो अलग चीज मिलेगा, इसको जला के देखो अलग चीज मिलेगा। रासायनिक गुण अलग, भौतिक गुण समान, इसका उल्टा, भौतिक गुण समान, रासायनिक गुण अलग अलग। ठीक है, अब दूसरा दिखाते हैं आपको, उसको देखिएगा। मैग्नीशियम +2, इसको कहते हैं +2 या प्लस प्लस, क्या बोलते हैं, प्लस प्लस। ये होता है नियोन, क्या है, नियोन। दूसरा लिखे हैं सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, या फिर लिख लीजिए अल्युमिनियम प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद लिखिए कैल्शियम प्लस प्लस, ठीक है, पोटाशियम प्लस। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है वो बताइएगा आपको। हाँ, हमको बैलेंस से मतलब नहीं है, वो तो आपको अगला टॉपिक बताएंगे अलग से। हमको मतलब है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा कोई चीज से मतलब नहीं है। अब कोई भी चीज प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसका मतलब नहीं दिया है। इसे भी अक्रिय गैस है, किसी से लेता है ना किसी को देता है। इसके बाद ये 1 दिया है, ये दिया। अब देखो इसके पास पहले था कितना, उसको देखेंगे हम लोग, पहले था कितना। तो मैग्नीशियम क्या नंबर में है, 12 नंबर में। 1 से 20 तक याद है ना, कल लोग बोले तैयार करने के लिए, नहीं याद करोगे तो फिर केमिस्ट्री में दिक्कत होगा। 1 से 20 तक मैग्नीशियम 12 नंबर में है। कितना नंबर में, 12 नंबर में है। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या 12, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या इसका होगा 24, तो इसका भी 12। अब लेकिन अगर आप ये बोलते हो ना तो गलत है ही। क्या है, गलत है। जब ये प्लस प्लस लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इसके पास था पहले 12
लेकिन ये 2 को दे दिया है। अब इसके पास क्या बचा है? 10 को। कैसे बोल दिए 12? जब अच्छा जब प्लस प्लस दिया है, सिर्फ आपको एकदम और भी बताए थे क्लास में, रिएक्शन जब करते हैं प्लस प्लस लिखा हुआ है तो चेंज सिर्फ किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं, न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं। तो इसका मतलब प्रोटॉन वही रहेगा, न्यूट्रॉन वही रहेगा, चेंज सिर्फ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। यही ना होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ, अगर हम बात करते हैं नियॉन का, क्या नंबर में आई? 10 नंबर में। तो प्रोटॉन क्या गो? 10 गो, इलेक्ट्रॉन भी 10 गो, न्यूट्रॉन भी इसका 10 गो होता है। 20 होता है तो 10 गो। ठीक है। अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में प्रोटॉन 11 गो, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक दे दिया है ना, तो एक बचा कितना? 10, और न्यूट्रॉन 12 गो, 23 होता है इसका। न्यूट्रॉन क्या होगा? 12 गो। अल्युमिनियम की बात करेंगे, अल्युमिनियम में देखो प्रोटॉन क्या होगा? 13 नंबर में है ना, इलेक्ट्रॉन 10 गो, लेकिन न्यूट्रॉन 14 गो, 27 होता है। कैल्शियम की अगर बात करें, किसकी? कैल्शियम। देखिए तो कैल्शियम क्या नंबर में है? तो प्रोटॉन क्या हो गया? 20, इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 22 कैसे कर दोगे? अभी जस्ट बोले 40, देखो कैल्शियम का भी 40 होता है, तो 20 ना होगा। समझे सर? नहीं। अब पोटासियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 18, क्योंकि एक दे चुका है ना, बचा कितना? 18, न्यूट्रॉन 21, ठीक है ना। अभी सबको आप लोग देखिए कि हम लोग क्या कर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या गो है? इलेक्ट्रॉन क्या गो है? इलेक्ट्रॉन क्या गो है? इलेक्ट्रॉन ये चारों आपस में कौन सी कहलाएगा? देख के बताओ, कौन सी कहलाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हुआ? अब इन दोनों को देखो, इलेक्ट्रॉन क्या गो है? इलेक्ट्रॉन क्या गो है? ये दोनों आपस में कौन सी कहलाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। वैसा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन की संख्या सोडियम प्लस के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है? सोडियम प्लस के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। प्रोटॉन परमाणु नहीं पूछेगा, ना ही प्रोटॉन पूछेगा, ना ही न्यूट्रॉन पूछेगा। Na प्लस जैसे पूछ दिया, बोल लिख रहा है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन पूछेगा। ठीक है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। क्या वो है? 10 गो। 11 नंबर में है ना, एक दे दिया है, तो बचा क्या गो? इसके पास क्या गो है? अब ऑप्शन जो देगा उसमें खोजेंगे किसके पास 10 गो है। किसके पास? जिसके पास 10 गो रहेगा वो हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, आपको ऑप्शन देंगे के प्लस। क्या देंगे? के प्लस। दूसरा Ca प्लस प्लस। तीसरा देंगे F माइनस। चौथा दे दिया आपको Cl माइनस। क्या हुआ आंसर? के प्लस। के प्लस। अब आप बोले ना, तुम बोल देगा, तुम्हारा जियो का टावर 5G अब देने लगा है, क्या होगा? क्या हुआ सर? बोलिए, बोलिए तब हम बोलबो। क्या होगा? के प्लस। वेरी गुड, सही जवाब। कौन जवाब है? सही जवाब। और इसके लिए हो गया हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन पॉजिटिव। नो, मतलब तुम जो बोलेगी वो गलत है। देखो हमेशा लड़की का स्वभाव होता है कि जो गलत रहेगा ना, अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या नहीं होगा इसमें? तुम्हारे हिसाब से क्या नहीं हो सकता इसका आंसर? मतलब ईद नहीं होगा, वहन का ऑप्शन खोजो। अटक्कर बोलो, अटक्कर बोलो। नहीं डालेंगे, वीडियो नहीं डालेंगे, काट देंगे। ठीक है, काट देंगे। तुम बताओ इसमें से कौन नहीं हो सकता है? तुमको लगता होगा सी, पता है ना? नहीं बोलेगी, वह बातें अच्छी तो बोल।
जो आंसर रहता है ना अटक्कर मारने की बात जब आता है, कौन सी मारने की, तो लड़की का स्वभाव होता है सर, ठीक है, कि जो आंसर रहता है उसको पहले छांटता है। ई तो नहीं होगा, ई तो नहीं होगा। तुम जो इसको बोली है इसका आंसर, क्या पोटेशियम क्या नंबर में है, 19 नंबर में। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसके पास क्या बचा है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बराबर हो गया। इसके पास 10 गो, इसके पास 18 गो, बराबर हुआ, बोले नहीं है हाँ। अब इसके पास आइए, कैल्शियम क्या गो दिया, क्या गो बचा, क्या गो, इसके पास है क्या गो, हमको चाहिए कितना 10, लेकिन यहाँ है कितना 18, ये आंसर हुआ नहीं हुआ। इसमें आइए, एफ माइनस का मतलब कौन चीज, एक लिया है, प्लस का मतलब दिया है, माइनस का मतलब लिया है। तो एफ के पास पहले से क्या गो, एगो लिया तो क्या हुआ 10 गो, तो आंसर यही है। अच्छा अभी पहले एकड़े, तो माइनस हुआ तो नहीं होगा, पहले एकड़ा छोड़ने होगी, उसके बाद एकड़ा छोड़ना है, उसके बाद देखिए एगो प्लस यहाँ अच्छा, एगो प्लस यहाँ, दोनों टिक्का बराबर है, इसका मतलब आंसर टिक्का मिलाने से आंसर होता है, इलेक्ट्रॉन मिलाने से आंसर होगा। आप लोग समझे, अगर माइनस लिखा हुआ है किसी के माथा पर तो समझिए इलेक्ट्रॉन लिया है, कल खौका है वो। अगर प्लस लिखा हुआ है तो दिया है। तो हमको पूछा है कि Na प्लस के बराबर किसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो Na प्लस का मतलब Na 11, एक दिया है मैंने 10, इसके पास कितना बचा, हम खोजेंगे कितना वाला 10 वाला। अगर हम K प्लस करते हैं मैंने 18, Ca प्लस प्लस करते हैं 18, F माइनस किए मैंने 10, Cl माइनस किए कितना हुआ 18, 17 इसका होता है, एक लिया है, कितना हो गया 18। क्लियर हुआ। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछता है, अब नया जमाना आ गया क्वेश्चन पूछने का इसका, नहीं तो पहले पूछता था निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक है, तो कार्बन वाला पूछता था, अब पूछता है इसका वाला, ये वाला क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हो गया, तो सम इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया, संभारिक भी हो, बताइए ये वाला संभारिक भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा है, सम न्यूट्रॉनिक, ऐसे ही नाम से लग रहा होगा, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होगा, सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा। जैसे देखिए क्या, कार्बन C14, बताओ इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, क्या होगा, ये लोग को बोलने दो, क्या होगा, वो जो बोला है ना तुम मत सुनो, सुनबे नहीं की, बताओ इसका आंसर न्यूट्रॉन क्या होगा, इसमें क्या होगा 8 गो, क्या होगा, नहीं बोल रहे, इसका समझ नहीं आया है, नहीं आया है। एकड़ा में से एकड़ा घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है, तो कितना हुआ 8, बताओ कितना है 8 है ना। अगर कहते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन क्या नंबर में, 8 नंबर में, इसका परमाणु भार जो है ना 16 होता है ना, इसमें न्यूट्रॉन क्या गुण है 8 गो है, न्यूट्रॉन बराबर हुआ, इसे क्या कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, क्या कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, क्या कहेंगे, क्लियर। समस्थानिक, प्रोटॉन की संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या समान, सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, और उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान, समभारिक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने पर संख्या समान, माने परमाणु भार समान। क्लियर हुआ, ये 4 प्रकार का होता है, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। बस क्लियर हुआ। चलिए ये टॉपिक यहीं तक होगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, कक्षा कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे है, और बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे कौन सी कहेंगे, और अंदर वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे कौन सी कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, ये पूछता है। ठीक है, ये क्लास 10 का टॉपिक है, ठीक है ना, तो रोक दीजिए वीडियो। नाक में नाक का छिद्र जो होगा उसमें बाल